दिल्ली को दहलाने की फिर से एक बार साजिश की गई है और 7 आतंकवादी पकड़े गए। पिछले सप्ताह भी आतंकवादी पकड़े गए थे, उसके पिछले सप्ताह भी आतंकवादी पकड़े गए। लगभग हर सप्ताह दिल्ली में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। जिस सप्ताह दिल्ली में नहीं पकड़े जाते उस सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पकड़े जाते हैं। मतलब नोएडा में पकड़े जाते हैं, गाजियाबाद में पकड़े जाते हैं, फरीदाबाद पकड़े जाते हैं, या गुड़गांव में पकड़े जाते हैं, या नूह और मेवात वाले एरिया में पकड़े जाते हैं, या सोनीपत पानीपत में पकड़े जाते हैं, नहीं तो मुजफ्फरनगर मेरठ बागपत में पकड़े जाते हैं। सवाल ये है कि भारत की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर सप्ताह आतंकवादी क्यों पकड़े जाते हैं? चीन की राजधानी बीजिंग में आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े जाते? सिंगापुर की राजधानी में आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े जाते? जापान की राजधानी टोक्यो में आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े जाते? अमेरिका की राजधानी में आतंकवादी क्यों नहीं मिलते हैं? रूस की राजधानी में आतंकवादी क्यों नहीं मिलते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवादी पकड़े तो जाते हैं लेकिन उनको फांसी नहीं होती है। उन देशों में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और 4 महीने 5 महीने 6 महीने में उठा के फांसी भी दे दी जाती है। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, फांसी का खौफ नहीं होगा, आतंकवाद कम नहीं होगा। हर सप्ताह आतंकवादी पकड़े जा रहे, फिर शुरू हो जाएगा, पूछताछ शुरू हो जाएगी, गवाहों के बयान शुरू होंगे, फिर ट्रायल शुरू होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला आएगा, फिर हाई कोर्ट में फैसला आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। और हमारा कानून कितना सड़ा हुआ है कि 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया था, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, किसी की प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, उसमें से किसी को भी आज तक फांसी नहीं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई। 2012 में कमलेश तिवारी को गला रेता था, तड़पा तड़पा के मारा था लखनऊ में, न किसी को फांसी हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई। तो फिर खौफ कैसे पैदा होगा? कन्हैया लाल की हत्या के बाद उदयपुर फाइल बन गई, लेकिन कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, जबकि हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया था। उमेश कोल्हे के हत्या करने वालों को आज तक कुछ नहीं हुआ, बेल जमानत मिल जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने न पुलिस सिस्टम बदला, ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बदला, ना हमने जुडिशियल सिस्टम बदला, ना हमने एविडेंस सिस्टम बदला। कानून हमारे वही चल रहे हैं। उदाहरण के लिए 1861 का पुलिस एक्ट आज तक चल रहा है। ना हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया पूरे देश के लिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, ना हमने पुलिस चार्टर लागू किया, ना हमने इन्वेस्टिगेशन का चार्टर लागू किया। आज तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमने बना रखा है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसमें क्या क्या हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिससे पुलिस आराम से लगा सके और जज हर उसमें सजा दे सके। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी बना रखा है, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमने सिटीजनशिप एक्ट बना रखा है 1955 में, लेकिन आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं, क्योंकि हमने इसको लिखा ही नहीं इस कानून में कि हाँ, जो आतंकवादी होगा, जो अलगाववादी होगा, जो उनके मददगार होंगे, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। इस कानून में हमने व्यवस्था नहीं किया। हमने 150 साल के बाद BNS बनाया है, पहले इंडियन पिनल कोड था, लेकिन वही कॉपी पेस्ट। जबकि अमेरिका में ये जो फेडरल पिनल कोड है, इस फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धाराएं हैं। तड़पा तड़पा के मारा, गोली से मारा, हेट क्राइम है, जेनोसाइड है, टेररिज्म है, सब की अलग अलग धारा। हमारे देश में सिंपली कोई मार दे, तड़पा तड़पा के मारे, गला रेत रेत के मारे, कन्हैया लाल की स्टाइल मारे, उमेश कोल्हे की स्टाइल मारे, या आतंकवादियों के तरीके से अंधाधुंध गोली चला के मारे, सजा एक ही है। पहलगाम में 26 लोगों को मारे, या कहीं जाके उमेश कोल्हे को एक व्यक्ति को मारे, सजा एक है। हमने कानून देखा ही नहीं बनाते समय कि भैया हम जब 150 साल के बाद IPC बदल रहे, तो ये भी तो देख लें कि अमेरिका में क्या चल रहा है। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड हमारे पास रखा हुआ है। दुर्भाग्यवश इसको ये जो BNS बनाने वाली जो टीम थी, जो कमेटी थी, उसने लगता देखा ही नहीं तो आराम से 1 नेशन 1 पिनल कोड बना देते। पुलिस के लिए FIR लिखना आसान, जांच करने वाले दरोगा के लिए भी आसान, जज के लिए भी आसान, वकील के लिए भी आसान। तो ये कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब, केवल 20% बदलाव किया, 80% वही कॉपी पेस्ट करके छोड़ दिया। हमने CRPC को बदला, उसकी जगह ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर चार्टर नहीं बनाया, SOP नहीं बनाया। हमने इसमें ये नहीं बनाया कि अगर आतंकवाद की घटना होगी तो कौन कौन से 100 पॉइंट है जिसको पुलिस जांच करेगी। हमने इसमें ये लिखा ही नहीं है कि अगर अलगाववाद की घटना है तो क्या 50 सवाल पूछने हैं, क्या 60 सवाल पूछने हैं, किन 50-100 बिंदुओं पे पुलिस को जांच करना, लिखा ही नहीं है। तो दिल्ली की पुलिस को जब मन आएगा वो उतना जांच कर लेगी, दिल्ली को पुलिस को मन आएगा तो 50 सवाल पूछ लेगी, बिहार की पुलिस को मन आएगा तो 20 सवाल पूछेगी। हमने एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन का चार्टर नहीं बनाया कि हत्या के केस में किन किन बिंदुओं पे जांच होगी, आतंकवाद के केस में किन किन बिंदुओं पे जांच होगी, अलगाववाद के केस में किन किन बिंदुओं पे जांच होगी, बलात्कार के केस में किन किन बिंदुओं पे जांच होती। अपराध के हिसाब से हमने अलग अलग उसका फिक्स एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया नहीं।
तो नहीं बनाया तो फिर वही पुरानी जैसा चलता रहेगा। हमने 1872 वाला एविडेंस एक्ट बदला, उसकी जगह ये भारतीय साक्ष्य संहिता बना दिया, लेकिन इसमें भी हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था नहीं किया, ये कहते हुए कि नहीं नहीं ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। कैसे वायलेशन हो जाएगा? अरे नार्को टेस्ट कोई पुलिस लाठी से पीट थोड़ी रही है, एक इंजेक्शन देना है, उससे 10-20 सवाल 50 सवाल जो पूछना है पूछ लेना। पॉलीग्राफ टेस्ट में तो इंजेक्शन भी नहीं देना, ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन भी नहीं देना। जैसे आदमी ईसीजी कराता है ना, या अपना टेम्परेचर चेक करवाता है या पल्स चेक करवाता है, वैसे मशीनें होती हैं, सर पे लगा दी जाती हैं, कुछ पॉइंट पे लगा दी जाती हैं और सवाल पूछा जाता है, उसमें पता चल जाता है कि आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया। अब ये आतंकवादी जब पकड़े जाएंगे, ये अपने पक्ष में 100 झूठे गवाह खड़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको फंडिंग होगी और फिर 100 गवाह 150 गवाह झूठे फर्जी गवाह आतंकवादी हैं, लेकिन इनके जो गवाह होंगे इनको निर्दोष बताएंगे। जानते क्यों बताएंगे? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध नहीं। सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में झूठी गवाही देना सीरियस क्राइम है। वहां बाप बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देता, पति पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं करता है, और यहां आतंकवादियों के पक्ष में झूठी गवाही, अलगाववादियों के पक्ष में झूठी गवाही। तो ना हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, ना हमने झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित किया, ना हमने झूठी गवाही को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया, ना हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू किया। तो भैया जब खौफ नहीं होगा, फांसी, याद रखिए, जो भगवान से नहीं डरता वो फांसी से डरता है, जो भगवान से नहीं डरता वो सजा से डरता है। वो हमने प्रावधान नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, कोई भी माँ के पेट में आतंकवादी नहीं होता, पैदा होने के बाद ही वो आतंकवादी होता है। जब पूरी दुनिया में ये सिद्ध हो चुका है कि जहाँ जहाँ मदरसा है वहाँ आतंकवाद, अलगाववाद बढ़ता है, जिहाद बढ़ता है, और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि मदरसा भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो या बांग्लादेश का, सिलेबस एक ही है। जो बात अफगानिस्तान के मदरसों में सिखाई जाती है, जो बात पाकिस्तान के मदरसों में सिखाई जाती है, जो बांग्लादेश के मदरसों में सिखाई जाती है, जो सीरिया के मदरसों में सिखाई जाती है, जो ईरान इराक में मदरसों में सिखाई जाती है, वही बात भारत में भी सिखाई जाती है। तो जब पता है कि ये मदरसा हमारे लिए प्रतिदिन इतने, मतलब कहते नहीं कि एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तब तक 100 आतंकवादी तैयार हो जाते हैं। एक अलगाववादी जब तक हम पकड़ते हैं तब तक 100 अलगाववादी मदरसों से निकल चुके होते। हमारे पूर्वज कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद का जो केंद्र है, सेंटर है, वो है मदरसा। घुसपैठ का जो शेल्टर है वो है मदरसा। और फिर भी हम मदरसों को बंद नहीं कर रहे। हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया। हमने कभी सोचा नहीं कि जब मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर मदरसा क्यों चलना चाहिए, मजहब के आधार पर स्कूल, मजहब के आधार पर कॉलेज क्यों चले, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों चले। और मान लो आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म नहीं करना, तो भैया माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो कि भैया जो 1% से कम है भारत में वो माइनॉरिटी कहलाएगा। ये तो यूएन भी कहता है कि जो रूलिंग कम्युनिटी होती है, रूलिंग क्लास कभी माइनॉरिटी हो नहीं होती। तो जिन लोगों ने यहाँ 500 साल शासन कर लिया वो कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल नहीं सकता। जिन लोगों ने 200 साल शासन कर लिया उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। और अगर यूएन की दूसरी डिफिनेशन से उठा के देखो, वो कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर पॉपुलेशन लेस देन 1%, यानी जो 1% से कम होगा वही माइनॉरिटी कहलाएगा। वैसे भी थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए ना। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ 100 हो। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ 1000 हो। माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ लाख हो। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती है। दुनिया में 195 देशों में 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, तो फिर भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा।